हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम चर्चा करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट 2 की। भाई इससे पहले वाले सेशन में ऑलमोस्ट 10-11 सवाल जो थे हमने कवर कर लिए थे, तो आज के इस सेशन में ऑब्जेक्टिव 1 के बचे हुए सवालों को भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले के जो हमने 10-11 सवाल करे थे, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। आप लोगों ने खुद से भी ट्राई किया होगा उनको सॉल्व करने का, तो वैसे ही ट्राई फॉर द ऑब्जेक्टिव 1 पार्ट 2 के लिए भी करेंगे, यानी कि आगे के बचे हुए सवालों के लिए भी हम सेम अप्रोच पे चलेंगे। ठीक है, तो भाई अभी फिर से वही उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि पेन और पेपर होना चाहिए, नहीं है तो लेके आओ जल्दी से, कॉज क्वेश्चन आएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है देयर आर टू वायर्स ए एंड बी। दो वायर्स है भाई साहब हमारे पास, ए और बी, having the identical geometrical constructions are stretched from their natural length by a small but equal amount। दोनों को स्ट्रेच किया जा रहा है by the small but the equal amount, यानी कि दोनों का जो elongation है ना बेटे क्या है, दो वायर्स आर stretched from their natural length by the small but equal amount, यानी कि दो वायर्स में जो elongation होगा, भैया आप थोड़ा सा सब्र कर लो, हमको पेन चलाने दो एक बार, है ना, हमको पेन चलाने दो एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, हाँ, नहीं करना। हाँ, सो यहां पे डेल्टा एल ऑफ ए, यानी कि ए में जो एलोंगेशन है वो बी के एलोंगेशन के बराबर होगा। ए में जो एलोंगेशन है वो बी के एलोंगेशन के बराबर होगा। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर वाई ए एंड वाई बी वेयर एज द डेंसिटीज आर रो एंड रो बी गिवन दैट वाई ए ग्रेटर देन वाई बी है, गिवन दैट डेंसिटी ऑफ ए greater than density of B है। Now a transverse signal, भाई एक वेव की बात कर रहे हैं यहां पे, a transverse signal started at one end takes a time t1 to reach the other end and for A and t2 for the B। यानी कि कोई भी वेव अगर हमारे पास होती, कोई रस्सी है हमारे पास, ये A वाली वायर थी बेटा, मान लो यहां से कोई ट्रांसवर्स वेव शुरू हुई चलना, तो यहां से लेके यहां तक उसको जाने में जो समय लगेगा इट इज गिवन बाय t1। और सेम कहानी यहां पे फॉर द सेकेंड वायर ले ली मैंने, तो यहां पे जो वेव जाती है इसको टाइम लगता है t2। एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में इस वाली वेव को टाइम लगा t1, इस वाली को टाइम लगा t2। दोनों में एलोंगेशन सेम, दोनों की यंग्स मॉड्यूलस में वेरिएशन है, डेंसिटीज में भी वेरिएशन है। तो आपको बताना है कि t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा, आपको बताना है कि t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा। सर दिस इज द सिनेरियो फॉर द वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये जो कहानी चल रही है वेव ऑन अ स्ट्रिंग की चल रही है, और इस कहानी के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है इट इज गिवन बाय टी बाय म्यू, गिवन बाय टी बाय म्यू। ठीक है, नाउ आइडेंटिकल ज्योमेट्रीज वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से हम समझते हैं, लेकिन एक समस्या है सर। पहली चीज, इनके जो वेरिएशंस है उसके बारे में हम लोग नहीं जानते, है ना, जैसे कि कितना फोर्स इन पे लग रहा है ये बात मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, बाय चांस चलो यंग्स मॉड्यूलस वगैरह दे दिया तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग फोर्स निकालते हैं। कैसे कि y इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ इनटू डेल्टा एल। ये रिलेशन जानते हैं होंगे आप लोग शायद बहुत अच्छे से। क्या कोई ऐसा है जिसको ये रिलेशन नहीं पता, y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की कहानी? क्या कोई है जो ये जानता है, नहीं जानता है कि y इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता था, राइट? यस। नाउ द गिवन दैट द वायर्स आर आइडेंटिकल, बेटा आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो लेंथ वगैरह है इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो लेंथ है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एरिया ऑफ ए बराबर कर देंगे एरिया ऑफ बी के, ऑल्सो लेंथ ऑफ ए को बराबर कर दिया जाएगा लेंथ ऑफ बी के। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अब यहां से अगर ऐसी बात है तो a इंटू एल और वो डेल्टा एल वो सब सेम है, डेल्टा एल भी सेम है, a इंटू एल भी सेम है, बहुत बढ़िया। यानी कि यंग्स मॉड्यूलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स के। सिंस डेल्टा एल एल ए are same for both wires, for both wires, that's why I must say that y will be proportional to f, y will be proportional to the force। बहुत बढ़िया।
तो जहां पे टेंशन दिख रहा है वहां पे फोर्स लिख देंगे अब हम लोग, है ना। सेकेंडली म्यू इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इनटू एरिया। अब एरिया सेम है तो म्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। भैया एरिया सेम है ना, एरिया सेम है, दैट्स व्हाई म्यू इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। तो साहिब जहां पे टेंशन दिख रहा है वहां पे आप यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हो, जहां पे म्यू लिख रहा है वहां पे डेंसिटी लिख सकते हो। लिख दे कैसे? हाँ लिख देते हैं। सिंस द फोर्स क्या बेटा? टेंशन। फोर्स क्या? टेंशन। वो y के यंग्स मॉड्यूलस के प्रोपोर्शनल है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग 1, है ना, पहले वाली रस्सी पे जो वेव की स्पीड आएगी इट इज गिवन बाय, मैं एक काम करता हूं अगले पेज पे आ जाता हूं, अगले पेज पे इसका काम को हम सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये हो गया काम कंप्लीट। नाउ सिंस T is proportional to the y and rho is proportional to mu. So v equals to under root of T by mu की जगह मैं लिख सकता हूं under root of y upon density लिख सकता हूं मैं। बाकी सारे पैरामीटर सेम है, यानी कि ये चीज तभी लिखी जा रही है when, ये सारी बातें तभी लिखी जा रही है when डेल्टा L, L and area सेम फॉर बोथ वायर्स। ये सेम है तभी ये बात लिखी जा रही है, अदरवाइज ऐसी बातें नहीं लिखते, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ A अपॉन वेलोसिटी ऑफ B करा, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ A अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ B इंटू डेंसिटी ऑफ B अपॉन डेंसिटी ऑफ A। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपको यह बताना है कि VA बड़ा या VB बड़ा। सर ये बात जानने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो टर्म आ रही है वो 1 से बड़ी है या छोटी है ना। अगर VA VB से बड़ा है या छोटा है ये जानने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा इफ दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 1 और नॉट। भाई ये पार्ट 1 से बड़ा है या छोटा है, क्या कोई ऐसा प्राणी है जो बता सकता है? बिकॉज इफ YA अपॉन YB डॉट रो B अपॉन rho A is greater than 1, that means VA upon VB is greater than 1, that means VA greater than VB. If under root of YA upon YB dot rho B upon rho A is less than 1, then VA upon VB is less than 1, so VA will be less than VB. अब सोच के बताओ बेटा, क्या आप में से कोई इतना समझदार है? हां सर, अगर ये रो A अपॉन रो B होता तो मैं दिमाग लगा लेता, बट यहां पे रो B अपॉन रो A आ गया। और कंडीशन क्या कहती है बेटा? सुनना, कंडीशन क्या कहती है कि YA बड़ा है YB से एंड रो A बड़ा है रो B से। सर समस्या पता है क्या है? ये YA अपॉन YB है, ये रो B अपॉन रो A है। मुझे नहीं पता कि ज्यादा वेरिएशन किस में, यंग्स मॉड्यूलस में या डेंसिटीज में। जिसमें ज्यादा वेरिएशन होता उसके हिसाब से आंसर लिखता, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यंग्स मॉड्यूलस में इनका रिलेशन किस प्रकार का है, डेंसिटीज में रिलेशन किस प्रकार का है। ये जरूर जानता हूं कि डेंसिटी ऑफ A ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ B है, बट कितने टाइम्स ग्रेटर है ये नहीं जानता हूं। ये जानता हूं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ A ग्रेटर देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ B है, बट कितने टाइम्स ग्रेटर ये मैं नहीं जानता हूं। तो क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये सिचुएशन बनेगी या ये सिचुएशन बनेगी। अगर मुझे इनका परफेक्ट रेशियो पता होता, अगर मुझे इनका परफेक्ट रेशियो पता होता, देन आई कैन से कि भाई कौन सा बड़ा होगा, यानी कि A वाली वेलोसिटी B से बड़ी होगी या B वाली वेलोसिटी A से बड़ी होगी। अच्छा, तो वेलोसिटी से क्या ऐसा आपको, वो तो टाइम के बारे में पूछा ना। अरे मेरे बच्चे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बोल बेटा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसके लिए टाइम कम, तो यहां पे कहानी हो जाएगी TA लेस देन TB, यहां की कहानी हो जाएगी TA ग्रेटर देन TB, है ना। अच्छा, यहां पे तो 1 और 2 के टर्म्स में था ना, 1 और 2 के टर्म्स में था, सॉरी। A में जो वेलोसिटी थी वो T1 कहला रही थी,
अब समस्या ये है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा, यानी कि ये जो आप रेशियो लिख रहे हो ना, ये ऐसे लिख सकते हो T2/T1 का रेशियो, ऐसा लिख सकते हो। बट क्या है ना, मुझे यही नहीं पता, अगर इनका रेशियो पता होता तो ये चीज हम बता सकते थे, बट सिंस द रेशियोज आर नॉट गिवन, since the ratios are not given, that's why I must say that data given is insufficient. Since the ratios are not given, therefore since the ratios are not given, therefore the data is insufficient. Therefore the data is insufficient. ठीक है, तो जो भी डेटा हमारे पास है वो कैसा है, insufficient है। इसके लिए मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन डी के साथ, जो कि कहता है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो insufficient है, क्योंकि अगर देखो इतनी मेहनत करी हम लोगों ने, वो यंग्स मॉड्यूलस से कहानी को टाइम फोर्स में लेके आए, है ना, लीनियर मास डेंसिटी को हम डेंसिटी में लेके आए, इतने कन्वर्जन्स करने के बाद जब हम यहां पे पहुंचे तो पता चला कि यार इनके रेशियो के बिना तो काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि YA ग्रेटर देन YB है। अब यहां पे YA अपॉन YB है, यहां पे रो बी अपॉन रो ए है। अगर ये बेटा रो ए अपॉन रो बी होता तो मैं गारंटीड बोल देता कि ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी। अगर यहां पे रो ए अपॉन रो बी होता तो मैं गारंटीड बोलता कि ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, लेकिन अभी क्या है, रो बी अपॉन रो ए है, और मुझे ना ये नहीं पता कि YA अपॉन YB का रेशियो ज्यादा है या रो ए अपॉन रो बी का रेशियो ज्यादा है, मुझे ये नहीं पता। अगर मुझे पता होता कि किसका रेशियो ज्यादा है, उसके हिसाब से मैं चीजों को डिफाइन करता। इफ द रेशियोज आर नोन देन वी कैन से कि yes, what is the relation, then only we can show the relation between them, then only we can show relation in time. लेकिन यहां पे ratios are not given, that's why I must say that the data is insufficient. तो जो भी डेटा होगा हमारे पास बेटा वो कैसा है, इनसफिशिएंट है। कहानी क्वेश्चन नंबर 12 की छापना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम हियर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल, सितारा चमका लेना इसके ऊपर, स्टार चमकाने लायक सवाल था ये, है ना। हो गया, यहां पे आइए मेरे बच्चे, ये सारी बातें लिख लेना यार, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होगी बहुत अपने लिए। लिख लिया होगा सभी ने। चलिए भाई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, कंसीडर टू वेव्स पासिंग थ्रू द सेम स्ट्रिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट से दैट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग इज द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेव्स इंडिविजुअली। बिल्कुल सर, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कहावत कह दी इन लोगों ने यहां पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा of the particle on the string is the sum of the displacements produced by the two waves individually. दो waves का जो individual displacement होगा उनका sum कर दीजिए तो net wave का displacement आ जाएगा। Suppose we state similar principle for the net velocity of the particle and for the net kinetic energy of the particle. The principle is valid for, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कहता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हम साइंटिस्ट बनने की कोशिश करें, हमने बोला सर हम भी देखो एक नया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बनाएंगे, हम भी अपना नाम लगाएंगे इसमें। तो हमने क्या किया, सिमिलर प्रिंसिपल को यूज किया फॉर द नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड फॉर द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो अगर ये कहानी नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिए बोली जाएगी तो बोला जाएगा द नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग इज द सम ऑफ द वेलोसिटीज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी के लिए बोला जाएगा द नेट काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल, है ना। ऐसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के लिए लगाएगी। तो इनमें से किसके लिए ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होगा ये आपको बताना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड होगा, किसके लिए नहीं होगा, कैसे बताएं सर, क्या अप्रोच हो सकती है इसकी, विचार किया कुछ।
कुछ तो विचार किया होगा, कुछ तो सोचा होगा। तो भाई मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं सबसे पहले बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां पे जो y नेट होता था, इट इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। भाई यही होता है, दो वेव्स आती है ना, दो वेव्स की कहानी है। तो भैया पहली इक्वेशन लिखी जाती है y इक्वल्स टू a1 साइन kx माइनस का ओमेगा टी, दूसरी को लिखा जाता है y2, ये तो y1 की कहानी होगी बेटा, y2 को लिखा जाता है a2 cos kx माइनस ओमेगा। अब कुछ भी हो सकता है बेटा, cos हो या sin हो, हमें क्या मतलब है, cos हो या sin हो हमें क्या मतलब है, बस मैं इतना जानता हूं कि y नेट विल बी y1 प्लस y2। ये कहानी है डिस्प्लेसमेंट की, ये कहानी है डिस्प्लेसमेंट की बेटा। और तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता है तुम लोगों की बात। तो ये जो कहानी चल रही है वो वेक्टर्स के लिए लग रही है। सेकेंडली तुमने अपना दिमाग लगा के नेट वेलोसिटी को लिखा गया एज अ v1 प्लस v2, तुमने अपना दिमाग लगाया और तुमने नेट वेलोसिटी को लिखा v1 प्लस v2। वेलोसिटी के लिए बात हो रही है सर, वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी भी एक वेक्टर है? बिल्कुल सर, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के लिए कहानी वैलिड है, लेकिन जब बात स्केलर की आएगी तो फिर ये कहानी वैलिड नहीं हो पाती। यानी कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी नेट लिखना चाहते हो तो आप देखो, मैं बताता हूं ऐसे होती है कहानी। काइनेटिक एनर्जी ठहरा स्केलर, तो ये कहानी स्केलर्स के लिए नहीं है, ये कहानी वेक्टर्स के लिए है सिर्फ। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लगा रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर क्वांटिटीज के लिए लगाएंगे हम, ठीक है। आगे चल के और आपको इसके प्रमाण मिलते जाएंगे, जैसे कि हम फोर्सेस के लिए लगाते हैं। ग्रेविटेशन में भी आपको याद हो तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लगाया था, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए लगाया था, है ना। तो भाई ग्रेविटेशन वाले पार्ट में भी ऐसा ही होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, फिर यहां डिस्प्लेसमेंट के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। किसी की भी बात करो, दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग रहा है वो उनके लिए लग रहा है जो कि वेक्टर है। तो जो वेक्टर्स है उनके लिए तो सही है, लेकिन जो वेक्टर नहीं है उनके लिए कहानी नहीं लगेगी। तो वेलोसिटी बट नॉट फॉर द काइनेटिक एनर्जी, तो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विल बी वैलिड फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए वैलिड है बट नॉट फॉर द काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी के लिए वैलिड नहीं है। ये वेलोसिटी के लिए वैलिड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के लिए कहानी वैलिड नहीं हो पाएगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैं एक बार छाप लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट से छापो। हो गया, नोट कर लिया, चलिए भाई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे, आओ जरा देखते हैं। फिर से सर वही वेव का सवाल। Two wave pulses travel in the opposite direction on a string and approaches each other. The shape of one pulse is inverted with respect to the other. The pulses will collide with each other and vanish after the collision. The pulses will reflect from each other, that is, the pulse going towards the right will finally move towards the left and vice versa. The pulses will pass through each other, but their shapes will modify. The pulses will pass through each other without any change in their shape. एक पल्स यहां पे आ रही है, एक पल्स यहां पे आ रही है। क्या होगा? दोनों के शेप अभी आइडेंटिकल है, दोनों के शेप आइडेंटिकल है। एक पल्स इधर जा रही है, एक पल्स इधर जा रही है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है यहां पे, ठीक है। द शेप ऑफ वन पल्स इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर। इन्वर्टेड मतलब उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो शेप एक जैसे लेकिन इन्वर्टेड, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। क्या कहानी होगी? क्या ये एक दूसरे से टकराएंगी, टकराने के बाद एक दूसरे को खत्म कर देंगी? क्या ये एक दूसरे के मतलब रिफ्लेक्ट कर देगी? यानी कि अगर ये पल्स इधर आ रही है
तो टकराने के बाद पता चलेगा कि ये पल्स टकराने के बाद ऐसे हो जाए, ये इधर मूव करने लग जाए और ये इधर मूव करे। ये आपका सेकंड ऑप्शन कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है ऐसा हो जाएगा। पहला ऑप्शन बोलता है कि दोनों पल्स आपस में टकरा के बिल्कुल खत्म कर देगी एक दूसरे को। थर्ड ऑप्शन कहता है पल्सेस विल पास थ्रू ईच अदर बट देयर शेप्स विल मॉडिफाई। यानी कि कह रहा है कि ये वाली पल्स जो है वो इधर आ जाएगी और ये वाली पल्स इधर चल जाएगी, लेकिन इनका शेप मॉडिफाई हो जाएगा। शेप मॉडिफाई में थोड़ा सा इसको बदल देता हूं, एम्पलीट्यूड वगैरह को घटा देते हैं, एम्पलीट्यूड वगैरह डिक्रीज हो जाएगा इसका, ऐसा कहता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है द शेप विल पास, द पल्स विल पास थ्रू ईच अदर विदाउट एनी चेंज इन शेप। ये कहता है कि भाई शेप में कोई चेंज नहीं होगा, पल्स जैसी थी वैसी की वैसी है, एक दूसरे को पास कर जाएगी। ये उसने पास होने के बाद की बात बताई है। ये जो उसने बताया बेटा वो पास होने के बाद की बात बताइए, पहले की बात नहीं बताई उसने, है ना। पहले ऐसा था, इनिशियली दिस इज द सिचुएशन बेटा, और वो बोल रहा है फाइनली ऐसा होगा। सेकंड ऑप्शन बोलता है ऐसा होगा, थर्ड ऑप्शन कहता है ऐसा होगा, और फोर्थ ऑप्शन कहता है ऐसा कुछ कहानी बनेगी। अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। सर सुपरपोजिशन वगैरह होगा, यहां पे इंटरफेरेंस आएगा। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे से इन्वर्टेड है, तो डेफिनेटली जब ये मिलेंगी एट द टाइम ऑफ द मीटिंग, जब ये मिल रही होंगी उस टाइम पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मिलने के बाद यह अपने अपने रास्तों पे वापस आगे बढ़ जाएंगी। जब दो वेव्स ऐसे आती है ना बेटा, तो जब वो इन्वर्टेड होती है तो मिलती है, मिलके एक दूसरे को खत्म करती है थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी सी देर, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो यहां पे क्या करता है, एक दूसरे को खत्म कर देती है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है। उसके बाद फिर से वो आगे निकल जाती है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे को खत्म कर दे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, अपोजिट सॉरी इन्वर्टेड है एक दूसरे के। इन्वर्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, इन्वर्टेड है इसीलिए उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट भी नहीं करती बेटा। पल्स विल पास थ्रू ईच अदर बट देयर शेप्स विल मॉडिफाई, नहीं शेप मॉडिफाई नहीं होता। ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये तब हो सकता था जब वो सेम डायरेक्शन सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चलते और एक ही रिस्ट में चलते, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्टेड नहीं होते। तो अभी क्या है, एक दूसरे से इन्वर्टेड है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सपोज करो एक वेव ऐसे आ रही होती और एक वेव ऐसे आ रही होती, तो यानी कि ये इधर आती और ये इधर आती, तो फिर फर्क पड़ता भाई, तो फिर फर्क पड़ता, शेप वगैरह चेंज हो जाती, सारी पिक्चर होती। लेकिन 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 इन्वर्टेड होने की वजह से शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये मिलेंगे एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करके थोड़ी सी देर के लिए वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने के बाद फिर से वो अपने अपने रास्ते आगे चले जाते हैं, फिर से वो अपने रास्ते आगे चले जाते हैं। क्लियर है एक बात सभी को, पक्का? छापने वाली बात है, छाप लो, छाप लिया सभी ने, नोट किया। क्वेश्चन नंबर 14, आओ भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 passes through a region. If A1 is greater than A2, the difference in the maximum and the minimum resultant amplitude possible is. दो वेव्स है, एम्पलीट्यूड दे दिए हैं उनके, अब उन्होंने बोला है A1 बड़ा है A2 से। अब सीधी सी बात है कि यहां पे द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये आपको बताना है। बता पाओगे? बहुत टफ क्वेश्चन है? नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर बनता है इसका। बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया यार ये वाला, तो कैसे करें इसको भाई? सीधी सी बात है, A max इज गिवन बाय A1 प्लस A2, A minimum इज गिवन बाय A1 माइनस A2। अब बोल बेटा, A max माइनस A minimum इज गिवन बाय कितना होगा, A1 प्लस A2 माइनस ऑफ A1 माइनस A2 गिवन बाय A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस माइनस प्लस का A2। खत्म खत्म, आंसर विल बी 2 टाइम्स ऑफ A2। क्या यही पूछा है?
द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ A2। खत्म, सवाल खत्म हो गया यार। क्या है यार, क्या ये पूछता, क्या पूछ लिया ये है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड A एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम। भाई दो वेव्स है, इक्वल एम्पलीट्यूड है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है, ट्रैवल कर रहे सेम डायरेक्शन में इन अ मीडियम। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज गिवन है। भाई जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो सकता है। सब फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फेज के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बोल देते तो हमें अच्छा लगता है ना। फेज के बारे में भी अगर थोड़ी बहुत बातें बोल दी जाती तो हम कितने खुश हो जाते। अब फेज के बारे में कुछ बोला नहीं, चलिए भाई ए नेट निकालने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाई। साहब इक्वल एम्पलीट्यूड है, इक्वल एम्पलीट्यूड होने का तात्पर्य यानी A1 A2 जो है वो बराबर है, और किसके बराबर है, वो A के बराबर है। सो A net is given by अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर कॉस ऑफ 5। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? क्या कोई शक, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी भी प्रकार की आ रही है तो बताना। 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5, ठीक है। इसको लिखा जाता है कैसे? अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर 5। 2A स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5 को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 5। सो A नेट इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। A net is given by 2A साइन ऑफ 5 बाई 2। भाई ये बाई 2 लगा लेना, ठीक है। अब देख बेटा, क्योंकि साइन 5 की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में चलती है, तो A नेट की जो वैल्यू होगी वो भी 0 से लेके 1 के बीच में चलेगी। A नेट की जो वैल्यू है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में चलेगी। ओ सॉरी 1 नहीं, 2A के बीच में चलेगी, है ना। तो जब यहां पे साइन 5/2 0 होगा तो A नेट 0 हो जाएगा। जब साइन 5/2 1 होगा तो A नेट विल बी 2A। तो यहां से आंसर मिलता है बिटवीन A 0 एंड 2A। सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे समझते हो बात को? छाप लो भाई जल्दी से, फिर चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? मिटा दूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं हमसे? देयर आर टू साइन वेव ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। सब परेशान हो गए साइन वेव से ना। देयर आर टू साइन वेव्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन अ मीडियम। द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज A एंड द फेज डिफरेंस दे दिया इस बारे में 120 डिग्री है, और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों को मौका दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले दिमाग लगा लो, चला लो, कितना चला सकते हो दिमाग को, उसके बाद हम बताएं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। उसके बाद हम बताते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। हो गया? अरे हो गया ना। क्या किया साहब? A नेट अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2। अब यार कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि ये फॉर्मूला आया कहां से जो आप लगा रहे हो, तो इसके लिए भाई साहब आप जाइए क्विक रिवीजन पे। क्विक रिवीजन में हमने विस्तार से समझाया है कि ये फॉर्मूला आया कहां से असल में, ठीक है। क्या एम्पलीट्यूड है A? हां सर। फेज का डिफरेंस है 120? हां सर। सो द नेट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर और कॉस ऑफ 120। भाई कॉस 120 शायद माइनस का 1/2 होता है।
2a² माइनस का a²। So the net amplitude is given by A, net amplitude is given by A, net amplitude is given by A। क्लियर रहेगी बात सभी को? क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का? खत्म सवाल। तो अच्छा सा सवाल था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो क्या कहते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, भाई आपको वो लॉ बताए थे मैंने, लॉ बताए थे लास्ट में कुछ एक मैंने, F प्रोपोर्शनल टू √t होता है अगर मास और लेंथ कांस्टेंट है। अगर सर वहां पे बात करते थे कि अगर लेंथ और टेंशन कांस्टेंट होता था F इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m, ऐसा कुछ करके कहानी आती थी। तो भाई वही चीज पूछा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग की वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल है? सर डायमीटर के प्रोपोर्शनल नहीं होती, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होती, टेंशन के होती है, लेकिन अंडर रूट में। ये तो डायरेक्टली बोल रहे हैं, गलत बात सर। बचा कौन? इनवर्सली। आपको याद हो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता था इफ M एंड T आर कांस्टेंट, इफ M एंड T आर कांस्टेंट। अगर M और T कांस्टेंट होते हैं तो ये वाली बात थी। F प्रोपोर्शनल टू √t होता था इफ M एंड L आर कांस्टेंट। याद आ रहा है? वैसे तो यहां पे म्यू आता है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ। वैसे तो यहां पे म्यू आता है मास पर यूनिट लेंथ। चलो मैं म्यू के टर्म्स में लिख देता हूं। तो F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये वाली बात क्वेश्चन नंबर 18 हमारे यहां पे समाप्त होता है। समझ आ रही बात आपको क्या हो रहा है यहां पे? असल में बहुत ज्यादा टफ है क्या चीजें? नहीं है ना, सिंपल सिंपल सी बातें, प्यारी प्यारी सी बातें। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 के बाद 19 पे आते हैं। अ ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 480 हर्ट्ज इज यूज्ड टू वाइब्रेट अ सोनोमीटर वायर हैविंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज। बोला गया एक ट्यूनिंग फॉर्क है भैया जिसका फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज का है, and it is used to vibrate a sonometer wire having the frequency of 240 hertz. The wire will vibrate with the frequency of the tuning fork. Frequency of the tuning fork is of 480 hertz, or frequency, fundamental frequency of the wire चलिए भी अब इस ट्यूनिंग फॉर्क का यूज किया जा रहा है टू वाइब्रेट दिस वायर। द वायर विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी। भाई यहां पे ये कोई वायर है हमारे पास और ये है हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क। भाई देख लेना इस प्रकार का ट्यूनिंग फॉर्क होता है कुछ, है ना, वो चिमटे जैसा होता है। जब आप इसको ऑसिलेट कराते हो, इसको वाइब्रेट करा के इस वायर को टच करोगे, है ना, जब आप इसको वाइब्रेट कराते हो बेटा तो ऐसे ऐसे होता है वाइब्रेट कुछ, है ना, ऐसे वाइब्रेट होता है। तो भाई जब इसको वाइब्रेट कराया और वाइब्रेट कराते कराते इस वायर से टच कराया तो भाई वायर जो वाइब्रेट करेगी क्या वो उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी जो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है। जब इस वायर से टच कराया जाएगा ट्यूनिंग फॉर्क को, जब ट्यूनिंग फॉर्क को ये वायर से टच कराया जाएगा तो मेरे बच्चे एक बात बता मुझे, क्या ये वायर भी उसी फ्रीक्वेंसी से, क्या ये वायर उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी जो कि ट्यूनिंग फॉर्क का होगा? ऑब्वियस ही बात है सर। नहीं पता, नहीं पता तो लिख लेना कि जी बिल्कुल, दिस वायर विल वाइब्रेट विद एन फ्रीक्वेंसी ऑफ 480 हर्ट्ज। जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, जब तक कि वायर की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क से ज्यादा नहीं हो जाती, वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से कम है, तो जब ट्यूनिंग फॉर्क को इससे टच कराया जाएगा तो ये वायर भी वाइब्रेट करेगी विद द फ्रीक्वेंसी जो कि इस ट्यूनिंग फॉर्क की है, विच इज ऑफ 480 हर्ट्ज। तो वायर विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 480 हर्ट्ज बेटा। द वायर विल वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 480 हर्ट्ज।
क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का ध्यान रखने की बात को हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि जो एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी है हमारी वायर उसी के हिसाब से वाइब्रेट कर रही थी। ऐसा ही सवाल आगे भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20 में। ट्यूनिंग फॉर्क है, फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है, इज यूज्ड टू वाइब्रेट अ सोनोमीटर वायर हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 410 हर्ट्ज। पहले तो एक वायर नॉर्मल वाली वायर ले रहे थे, अब एक सोनोमीटर वायर का यूज कर रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 410 हर्ट्ज का है। तो क्या फर्क पड़ता है सर? ट्यूनिंग फॉर्क एक्सटर्नल सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको कंसीडर करते हैं, और वैसे भी 410 हर्ट्ज जो है 480 से तो कम ही है। तो जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करोगे टू वाइब्रेट द सोनोमीटर वायर, द वायर विल वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 480, क्योंकि भाई ट्यूनिंग फॉर्क जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी जो सोर्स हमारा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो वाली कंसीडर की जाती है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है हमेशा, द फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ सोर्स 480 हर्ट्ज। ये बात मैं आपको वेव ऑन अ स्ट्रिंग जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कंसीडर की जाएगी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करो। ठीक है, क्लियर रहेगी बात सभी को? टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21। एक सोनोमीटर वायर जिसका लेंथ L है वाइब्रेट करता है फंडामेंटल मोड में व्हेन एक्साइटेड बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ 416 हर्ट्ज। This is the frequency of the tuning fork. If the length is doubled, keeping the other things same, the string will. भाई अगर लेंथ को डबल कर दोगे बाकी चीजों को सेम रख के, तो स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करेगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी? पहले जो लेंथ थी मान लीजिए L है, आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उससे उस वायर को आपने वाइब्रेट कराया, अब आपने वायर के लेंथ को डबल कर दिया, फिर से सेम ट्यूनिंग फॉर्क लेके आप उसको वाइब्रेट कराते हो, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? सर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, बिल्कुल सही बोले तुमने। अगर लेंथ को डबल करे तो फ्रीक्वेंसी हाफ होती है। इफ लेंथ इज डबल्ड, अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी हाफ होगी कि नहीं होगी भाई? एफ अपॉन एफ डैश, एल डैश अपॉन एल, एल वन, क्या याद? लेकिन बेटा ये जो बातें होती है ये वायर के लिए होती है ना? क्या वायर की लेंथ चेंज करने से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। विद द चेंज इन वायर, with the change in length of wire, with the change in length of wire, frequency of the tuning fork will not change. यानी कि अगर अब आप दुगनी लेंथ की वायर ले लीजिए, आप डबल लेंथ की वायर ले लीजिए और सेम ट्यूनिंग फॉर्क से जब उसको वाइब्रेट कराओगे, सो यू विल फाइंड कि वायर वाइब्रेट करती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 416 हर्ट्ज। कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, इट विल वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी जो कि पहले थी बेटा 416 हर्ट्ज। इट विल वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ 416 हर्ट्ज। क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ गया, सभी को समझ आ गया? चलिए भाई, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे? A sonometer wire supports a 4 kg load and vibrates in the fundamental node with a tuning fork having the frequency of 416 Hz. बहुत बढ़िया। The length of the wire between the bridge is now doubled. In order to maintain the fundamental mode, the load should be changed to. भैया सीधी सी बात है, सोनोमीटर वायर सपोर्ट कर रहा है 4 kg लोड को एंड वाइब्रेट कर रहा है फंडामेंटल मोड में विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 416 हर्ट्ज। द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द ब्रिज इज नाउ डबल्ड। हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी सेम रहे, उसके लिए लोड को चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द लोड? यानी कि अगर वायर की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वायर उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। इट इज गिवन बाय 1/L अंडर रूट ऑफ T/μ। ठीक है भाई, ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ये 416 है। कितनी है? 416 हर्ट्ज।
इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आए जब लेंथ को डबल किया, तो यहां पे टेंशन भी चेंज हो जाएगा और पर मास पर यूनिट लेंथ में कोई बदलाव नहीं है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, मतलब हम चाहते हैं ये भी 416 हर्ट्ज ही रहे, तो मास कितना होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, सोनोमीटर वायर की मैं बात कर लूं तो सोनोमीटर वायर में नीचे एक मास लटका हुआ होता है बेटा। सोनोमीटर वायर में नीचे एक मास लटका हुआ होता है, जो टेंशन होता है वो mg के बराबर होता है बेटा। ठीक है, तो सोनोमीटर वायर में नीचे यहां पे एक मास हैंगिंग पार्ट पे होता है और ये जो टेंशन आता है सोनोमीटर वायर में वो mg के बराबर होता है। यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 416 इज इक्वल्स टू 1/L अंडर रूट ऑफ m1g डिवाइडेड बाय म्यू। 416 इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ m2g डिवाइडेड बाय म्यू। भाई देख मेरे बच्चे, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फंडामेंटल मोड, उस फंडामेंटल मोड को मेंटेन करना है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, इसलिए मैंने दोनों केसेस में इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। अब मैं इनको बराबर कर देता हूं बेटा। सो 1/L अंडर रूट ऑफ m1g बाय म्यू शुड बी इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ m2g बाय म्यू। क्या क्या चीजें कट सकती है, आओ चलो चेक करते हैं। L से L, म्यू से म्यू, G से G, तो कहानी बनेगी अंडर रूट ऑफ m1 इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ m2। अंडर रूट ऑफ m1 1/2 अंडर रूट ऑफ m2। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स विल गिव m1 इज इक्वल्स टू m2/4। m1 इज इक्वल्स टू m2/4, भाई इधर ले आओ तो m2 विल बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ m1। m1 कितना है भाई, 4 किलो का, m1 कितना है 4 किलो का, तो m2 कम्स आउट बी ऑफ 16 kg। यही पूछा था आपसे कि मास कितना हो जाएगा सेकंड वाले केस में, इट विल बी ऑफ 16 kg का। द लोड शुड बी चेंज्ड टू 16 kg। पहले लोड कितना था, 4 किलो का था, आज लोड कितना है, 16 किलो का है, जिससे कि फ्रीक्वेंसी को सेम रखा जाए। वायर की लेंथ को डबल कर दिया, वायर की लेंथ को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए मास को चेंज करना पड़ेगा, और मास को चेंज करने के लिए कितना बदलाए, तो 16 किलो करना पड़ेगा। पहले 4 किलो का था, आज 16 किलो का लगाना पड़ेगा, तो जाके यू विल गेट द सेम फ्रीक्वेंसी। यू गेटिंग माय पॉइंट? छाप ले, अरे छाप ले बेटा, काम की बात है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, राइट? ओके सर, छाप लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के समापन के बाद और करते हैं इस सेशन का भी समापन। सो उम्मीद करता हूं कि जो बातें आज के सेशन में मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होगी, कोई शक, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है तुम लोगों को तो भाई उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, सो दैट आपके समस्याओं का समाधान हम आपको दे सके थ्रू दैट कमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस भाई, वीडियो दोबारा देखने के लिए बेटर रहेगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे जाइए। वहां पे आपको HC वर्मा के सारे वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके मिल जाएंगे। आपको कोई भी वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस आप सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाइए, आपको आपके रिस्पेक्टिव वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी भैया अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए बेटर रहेगा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस लिंक के थ्रू आप नोट्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप बुक्स की तलाश में हैं आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए, तो भाई साहब द परफेक्ट थिंग इज कि आप मार्केट से 3-4 अलग अलग किताबें खरीद के लाओगे, उनको सॉल्व करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। बेटर रहेगा एक सिंगल बुक ऐसी करे जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो। वो सिंगल बुक आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पे, और उस बुक को कैसे लेना है उसके इंक्वायरी के लिए आप एक काम कीजिए, फिर से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक इज अवेलेबल देयर, बस उस लिंक पे क्लिक करके अपनी एंट्रीज को फिलअप कर दीजिए, हमारी साइड से ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है, तो इनको डेफिनेटली यूज कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव 1 हुआ समाप्त। अब बारी आएगी ऑब्जेक्टिव 2 की, जो कि आज नहीं बल्कि अगले सेशन में किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 2 में एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो भाई देखेंगे कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, क्या उनकी अप्रोच होती है, वो सारी बातें देखेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।